बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। एमके प्रिपरेशन की नई कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज के एक नए सेशन के साथ आज आपसे बात करेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। जैसा कि आप जानते हैं, विद द एडवांसमेंट इन आईसीटी एंड इंटरनेट की स्प्रेड और उसके वाइड यूज की वजह से उसके बहुत सारे पॉजिटिव पहलू जो है वो भी उजागर हुए हैं। उनमें से एक एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम पीछे जो हमारा एक लेक्चर की सीरीज थी, पिछली जो लिस्ट थी, उसके अंदर हम इसके इनिशियल्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम देखते हैं कि डिजिटल इरा के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कैसे काम करती है और उसके साथ क्या क्या चीजें एसोसिएट होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? तो ये एक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस और वेंचर विद द गोल ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट एंड वैल्यूज। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली एक इनोवेटिव आइडिया है जिसके अंदर आप जिद्दत को इस्तेमाल करते हुए, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपको प्रॉफिट भी प्रोवाइड करता है और कम्युनिटी के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो सम की एस्पेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एसोसिएट, उनके बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है दैट इज इन्वेंशन। एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा एक ऐसे आइडियाज के साथ आता है जो पहले से मौजूद नहीं होता। सम यूनिक आइडिया, सम डिफरेंट थिंग जो लोगों को पसंद आता है, लोगों को फैसिलिटेट भी करता है, जिससे एक एंटरप्रेन्योर जो है वो लाइवलीहुड कमाता है, अच्छा खासा उससे प्रॉफिट गेन करता है। सेकंड थिंग इज एसोसिएट विद रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम रिस्क टेकिंग भी है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो जो भी इनोवेशन, जो भी आइडिया जो है उसको प्रेजेंट करता है, जिसके ऊपर काम करता है, उसका वो टोटल रिस्क अपने ऊपर लेता है। जहां पर वो उसका टोटल रिस्क लेता है, उसके साथ साथ वो टोटल जो उसका बेनिफिट है वो भी वो खुद ही इंजॉय करता है। तो इसके अंदर जो लोग हैं वो अपने कंफर्ट जोन से जरा बाहर आते हैं और एक इनोवेटिव आइडिया को रिस्क लेकर प्रोड्यूस करवाते हैं और कम्युनिटी को इंपैक्ट करने के साथ साथ अपने लिए भी जो प्रॉफिट है उसका इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट उसका है क्रिएटिविटी। अमूमन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ऐसे आइडियाज के साथ होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, यूनिक होते हैं, जो पहले से मौजूद नहीं होते और लोगों की जो जरूरियात है उनको एक डिफरेंट वे से मीट करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो चूंकि खुद ही हर चीज को डिजाइन करता है, डेवलप करता है और उसको इंप्लीमेंट करवाता है। दैट मीन कि वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो सभी रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है और सभी प्रॉफिट का गेन भी उसी का ही होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो वो इंडिपेंडेंट होता है इन तमाम चीजों से। उसके बाद है जी फ्लेक्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप जो अमूमन है वो चेंजेस को या सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। वो अपनी जरूरियात के मुताबिक या रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद को चेंज करता है, अपने आइडियाज को या अपने बिजनेस को जरूरत के मुताबिक चेंज भी करता है और उसको जो नए आइडियाज है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको अडेप्ट करता है। उसके बाद परसिस्टेंस। बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस कैन बी चैलेंजिंग एंड सेटबैक आर कॉमन। एंटरप्रेन्योर नीड टू बी परसिस्टेंट एंड रेजिलिएंट। कि अमूमन ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर जब एक नए आइडिया के साथ मार्केट में उतरता है तो मुमकिन है कि उसको स्टार्ट में वैसा जो स्टार्ट एड है वैसा ना मिले, उसको थोड़ा सा स्टेप बैक भी करना पड़े, कुछ चीजों में नुकसान भी होता है। बट इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर को परसिस्टेंस रहना चाहिए, रेजिलियंस उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस के साथ विथस्टैंड करे। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कुड बी ग्रोन। देन स्केलिंग मींस अगर आपका जो आइडिया है वो ग्रो कर जाता है, आपका जो बिजनेस है डेवलप हो जाता है, तो एक ऐसी स्टेज आती है कि आप सोचते हैं कि इसको और बड़ा किया जाए, इसकी स्केलिंग की जाए, इसको जो है वो कमर्शियल लेवल पर और बढ़ाया जाए, इसको हम स्केलिंग बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो एसोसिएट होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। ओके जी, अब हाउ इन्वेंशन हैज चेंज द एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट। कि एक जो इन्वेंशन है किस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर जिद्दत या आईसीटी के अंदर जिद्दत या थिंकिंग के अंदर जो जिद्दत आई है वो किस तरह एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को चेंज करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात जो है वो रिस्क टेकिंग अडेप्टेबिलिटी है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आउट ऑफ द बॉक्स उसको सोचता है, फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है। और चूंकि इस तरह का काम पहले नहीं हुआ होता तो ऑब्वियसली उसके साथ रिस्क एसोसिएट होते हैं कि वो पॉसिबली ग्रो कर भी सकता है, पॉसिबली जो क्लैप्स भी कर सकता है। तो
लोग अमूमन कंफर्ट जोन से बाहर आके इन चीजों को एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद ये टोटली कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्लाइंट की, कस्टमर की जरूरत के मुताबिक, जो उस वक्त के दौर के या हालात के या उस वक्त की मार्केट की जो जरूरत होती है, जो वो गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, जरूरतों के गैप को, तो अमूमन उसका जो फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, वो उसके मुताबिक अपने आइडियाज को प्रमोट करता है। उसके बाद इटरेटिव डेवलपमेंट क्या होती है कि वो अपने जो आइडियाज हैं उनको कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है। अब वो उसको कॉन्टिन्यूसली टेस्ट करता रहता है। अगर टेस्ट में उसके आइडियाज जो हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करें तो वो उसको कंटिन्यू करता है, अदरवाइज वो उनमें अडेप्टेशन लाता रहता है, उसके अंदर इन्वेंशन लाता रहता है, उसके अंदर चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस है या जो उसका आइडिया है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करता है। उसके बाद आ जाता है जी एम्बैरेसिंग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, इससे भी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, फैसिलिटेट किया है। ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को बल्कि जो कस्टमर्स हैं, जो मार्केट है जिसको वो यूज कर रहे होते हैं, वो भी उसके साथ काफी फैसिलिटेट हुई हैं। उसके बाद ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। एंटरप्रेन्योर जो है इंटरनेट के इस्तेमाल से या आईसीटी के इस्तेमाल से घर बैठे हुए अपने बिजनेस को सिर्फ लोकल नहीं ग्लोबल बना लेता है। उसके क्लाइंट्स पूरी दुनिया में मौजूद है, वो रिमोट एरियाज तक, रिमोट क्लाइंट्स तक बड़ा इजीली इंटरनेट पर रहते हुए एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट है वो चेंज होता है। उसके बाद कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग है कि आप एक नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, आप बाकी एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बाकी इदारों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, सो कुड यू कैन ग्रो इन द मार्केट। देन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इंपैक्ट है। अमूमन ये जो आइडियाज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, जैसे अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ये एक ऐसा आइडिया है जिसने सोशली बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है सोसाइटी को और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है और सोसाइटी उसको बड़े अच्छे तरीके से अडैप्ट करती है। उसके बाद ये टोटली डाटा ड्रिवन जो डिसीजन मेकिंग होती है कि एंटरप्रेन्योर हमेशा फीडबैक पे काम करता है। अमूमन वो जिस मार्केट को टच कर रहा है, अपने कस्टमर्स के साथ जिनके साथ वो कोलैबोरेट कर रहा है, उनसे जो रिस्पॉन्स आता है उसकी बेस पर, उस डाटा की बेस पर वो डिसीजंस लेता है। दैट इज व्हाई इट ऑलवेज ग्रोज। नेक्स्ट है जी थिंकिंग प्रोसेस को कैसे डिजाइन किया जाता है। आज जो एंटरप्रेन्योर है जब किसी आइडिया के साथ आता है तो ये चंद एक बेसिक स्टेप्स हैं जिनके ऊपर रहते हुए वो अपने इस आइडियाज को करता है। सबसे पहले तो वो एम्फेसाइज करता है, वो उन लैक्स को या उन गैप्स को आइडेंटिफाई करता है जो उस वक्त की मार्केट की या उस वक्त की सोसाइटी की या कम्युनिटी की जरूरत होती है, और फिर उसको बड़ा प्रिसाइजली डिफाइन करता है, उसको फोकस करता है, उसको नैरो डाउन करता जाता है। जो उससे गैर जरूरी चीजें हैं वो उनको हटाता है और अपने फोकस को, गोल को और ज्यादा रिफाइन करता है, उसको और ज्यादा डिफाइन करता है, और फिर उस प्रॉब्लम को वो एक आइडिया की सूरत में कन्वर्ट करता है, एक आइडिया बनाता है कि किस तरह उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। फिर उस आइडिया को जो है वो प्रैक्टिकली एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करता है, एक छोटे स्केल पर उसका छोटा मॉडल बनाता है जिसको वो टेस्ट कर सके। फिर उस छोटे प्रोटोटाइप मॉडल को वो टेस्ट करता है और उन्हीं टेस्ट की बेस पर वो उसको इंप्लीमेंट करता है। तो ये वो 6 स्टेजेस है जिसकी बेस से जो एक थिंकिंग प्रोसेस बनता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसकी बेस पर वो किसी बेसिक से आइडियाज को लेकर उसको इंप्रूव करवाता है। तो जो बेनिफिट्स है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के, जो भी हमने देखा उसके जो बेनिफिट्स है उनके अंदर फर्स्ट आइडिया जनरेशन है। आप एक आइडिया जो है वो जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। जब का आइडिया उसको रिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी जो गैर जरूरी चीजें उसको हटाएंगे और उसकी बेस पे आप प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करेंगे, और उसके साथ साथ आप यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन लेंगे। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिन कस्टमर्स को एड्रेस कर रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो आप यूजर एक्सपीरियंस के साथ अपनी प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज करते हैं, सो कुड कि आप जिस आइडिया को लेकर चल रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप लेकर चल रहे हैं, उसको सॉल्व कर सकें। और जब आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं, देन आप उसका एक प्रोटोटाइप डिजाइन बनाते हैं और उसकी टेस्ट करते हैं। प्रोटोटाइप एक स्मॉल स्केल सॉल्यूशन होता है जिसको आप फिजिकली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्ट के रिजल्ट्स ये डिफाइन करेंगे कि आपका वो प्रोटोटाइप जो है वो स्केल लेवल पर इंप्लीमेंटेबल है या नहीं है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि इस जो डिजाइन थिंकिंग
प्रोसेस है, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट इज यूजर सेंटर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि आप स्टार्ट से ही आपका फोकस जो है वो आपका कस्टमर है, आपकी ऑडियंस है, आपकी मार्केट है, तो इसलिए आप यूजर सेंटर्ड सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी मार्केट की जरूरियात को मीट करता है और लोग उसको पसंद करते हैं। देन ये आपके रिस्क को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आप उन चीजों को एड्रेस कर रहे होते हैं जो लोगों की जरूरत है। आपने उस गैप को आइडेंटिफाई किया होता है जो मार्केट के अंदर या कम्युनिटी के अंदर मौजूद है, और उस गैप को जब आप एड्रेस करते हैं तो आपके जो रिस्क का फैक्टर है वो उतना ही कम हो जाता है। देन उसके कंपिटेटिव एडवांटेजेस भी हैं, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी भी होती है कि उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि अगर आपका मार्केट का ट्रेंड या आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंजेस होते हैं, तो आपके उस आइडिया में इतनी अडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करके उसको बेहतर कर सकें। उसके बाद कस्टमर लॉयल्टी भी है कि जब आप कस्टमर की नीड्स को एड्रेस करते हैं तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए आपके साथ लॉयल हो जाता है, वो आपके साथ स्टे करता है और आपके साथ जो है वो अटैच रहता है। उसके बाद आपके पास एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग हो जाती है। जब आपकी प्रोडक्ट कस्टमर सेंटर्ड होती है तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो फाइनली आपको लीड करेगी ज्यादा प्रॉफिट की तरफ और मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपको सस्टेन करवाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है, दैट इज इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एसडीजीज भी कहते हैं। ये 17 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 2015 में यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश किए थे पूरी दुनिया के अंदर, जिसका बेसिक जो सबसे बेसिक मकसद था वो पूरी दुनिया के अंदर पॉवर्टी और जो गुर्बत है और भूख जो है उसको खत्म करना था। ये एसडीजीज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये 17 गोल्स हैं। हम वन बाय वन उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका करेंगे। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी। एसडीजी 1 क्या है? नो पॉवर्टी। ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड कोई पॉवर्टी नहीं होगी। इसका पहला गोल ये कि पॉवर्टी को खत्म किया जाए। सेकंड इज जीरो हंगर। कोई भी हंगर किसी भी तरह का पूरी दुनिया के अंदर किसी भी तबके के लिए किसी तरह का भी कोई हंगर या भूख नहीं रहेगी। भूख को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एसडीजी 3 है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। जिस तरह हमने पहले पॉवर्टी की बात करी, हमने भूख की बात की, और अब बात होती है सेहत की कि पूरी दुनिया के लोगों को जो हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है या हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हो। और उसके बाद आ जाता है जी एजुकेशन। एसडीजी 4 है कि हर बंदे का राइट है कि उसको एक बेहतर और फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी है कि जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलाउड नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आइदर इट इज अ मेल और फीमेल, ब्लैक और ब्राउन और व्हाइट, किसी भी तरह के लोग हों वो सभी बराबर हैं। उनके हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वो सारे राइट्स उनके वैसे ही हैं जैसे सब लोगों के होते हैं। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, सफाई और साफ पानी, ये भी सबका राइट है, ये भी सबको मिलनी चाहिए। दैट इज एसडीजी 6। और एसडीजी 7 क्या कहता है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कि क्लीन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, वो सब तक सबकी एक्सेस में होनी चाहिए, अफोर्डेबल हो और सबकी अप्रोच में हो। ओके जी, फर्दर हम देखते हैं जी हमारे पास जो एसडीजी 8 है, दैट इज अ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हर बंदा, हर पर्सन जो इस दुनिया के अंदर रहता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी या सिटीजन से बिलोंग करता है, उसको एक डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ मिलनी चाहिए। उसको ऐसी वर्क प्लेस या ऐसा रोजगार मिले जो जिससे वो कम्युनिटी के मुताबिक, कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ग्रो कर सके। उसके बाद एसडीजी 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, कि किसी भी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसकी ग्रोथ के लिए इस तरह के रूल्स बनाए जाए जो उनको ग्रो करने में मदद करे, ना कि उनके रास्ते की रुकावट बने। उसके बाद रिड्यूस इन इक्वालिटीज है कि जो गैर मुनसफाना तकसीम है, जो इन इक्वालिटीज है, चाहे वो किसी की वजह से भी है, चाहे वो कम्युनिटी की बेस पर है, कलर की बेस पर है, जुबान की बेस पर है, उनको किसी तौर पर भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट एसडीजी 11 जो एसोसिएट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज से, कि जो कम्युनिटी और सिटीज है वो इस तरह से डेवलप करें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करें, सस्टेन करें। उसके बाद एसडीजी 12 है रिस्पॉन्सिबल
कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन जो है वो पैटर्न्स है वो अवेलेबल हो। ये गोल एड्रेस करता है जो रिसोर्सेज हैं डिप्लीट कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, उनको इस तरह से समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म ना हो, बल्कि वो बाकी सारी दुनिया के इस्तेमाल के काबिल हो। उसके बाद SDG 13 है, इट इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन, के पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज पे ये फर्ज है, ये उन पे ये लाजिम है कि वो इस तरह के एक्शंस लें जो क्लाइमेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमारे माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और वो तमाम एक्टिविटीज जो किसी भी तरह से हमारे माहौल को इफेक्ट कर रही हैं उनको खत्म किया जाए। SDG 14 इज लाइफ बिलो वाटर, के जो मरीन लाइफ है, जो समंदर के अंदर जिंदगी पाई जाती है, मछलियां या बाकी चीजें, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। पानी को जो हमने एक सोर्स ऑफ डंप, जो वेस्ट डंप करने का एक सोर्स बना लिया हुआ है, उसको ऐसा ना किया जाए। जो मरीन लाइफ है उनके भी उतने ही राइट्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी इकदाम किए जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है जी SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, के जो सतह जमीन के ऊपर जिंदगी है, चाहे वो जंगलों में है या सिटीज के अंदर है, पालतू जानवर है, जंगली जानवर है या इंसान है, कोई भी चीज है, उन सब की जिंदगी को सिक्योर करना, उनको बेनिफिट करना, उनको एक बेहतर माहौल फराहम करना, ये इसको इंश्योर करवाता है। उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, SDG 16 है, कि आप अमन और इंसाफ और कानून, जितने भी अमन इंसाफ और कानून के इदारे हैं उनको इतना मजबूत किया जाए कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी इनजस्टिस या जो वॉर्स हैं वो खत्म हो जाए। उसके बाद है जी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि इन सारे गोल्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम कंट्रीज जो हैं वो एक पेज पर हो, एक दूसरे को कोऑपरेट या कोऑपरेशन के लिए जो वो बाउंड है कि वो पूरी दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ इन गोल्स को अचीव करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए पाबंद है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। कुछ प्रैक्टिस MCQs अब हम देख लेते हैं अपने नॉलेज को रिवाइव करने के लिए। फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गैप्स इन द मार्केट एंड सीक टू क्रिएट समथिंग न्यू इज कॉल्ड इनोवेशन। ये इनोवेशन होती है कि आप मार्केट के जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके मुताबिक कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। As a business grows, entrepreneurs may need to dash their operations which can involve hiring employees etc. तो कौन सी चीज है जो उनको जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है तो उसके एम्प्लॉइज को वो इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज स्केल। आपने बिजनेस को स्केल अप करना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस? फर्स्ट स्टेज जो है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस की, दैट इज आइडिएशन। आप आइडिया के बारे में सोचते हैं। देन ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द डिजाइन थिंकिंग डू यू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड सॉल्यूशन? आप किस जगह पर जो अपने ब्रेन को स्टॉर्म करते हैं आइडियाज और सॉल्यूशन के, दैट इज आइडिएट। आप आइडिएट फेज पर जो है वो आइडियाज के लिए ब्रेन को स्टॉर्म करते हैं और कुछ अलग सोचने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइन स्टेज? तो डिफाइन स्टेज का क्या पर्पस है एक डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में? तो इसके लिए डेवलप एंड अंडरस्टैंड यूज ऑफ नीड्स, क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ द सॉल्यूशन, रिफाइन एंड नैरो डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो डी इज द राइट ऑप्शन कि आप डिफाइन स्टेज में अपना जो प्रॉब्लम है स्टेटमेंट उसको नैरो डाउन करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर विच स्टेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ फिजिकल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन? कि आप किस स्टेज पर अपने सॉल्यूशन का एक फिजिकल और डिजिटल जो मॉडल है वो बनाने की कोशिश करते हैं? इट इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जो है वो एक छोटा सा आपका फिजिकल मॉडल होता है आपके सॉल्यूशन का। नेक्स्ट इज इन द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट स्टेज? टेस्ट स्टेज पे आप क्या करते हैं? तो एक्चुअली आप फीडबैक गैदर करते हैं उस प्रोटोटाइप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आइडियाज को इंप्रूव करने के लिए आप जो फीडबैक है वो गेन करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राइमरीली फोकस्ड ऑन? तो जो सबसे प्राइम फोकस है SDGs का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इट इज एक्चुअली फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। गुर्बत को खत्म करना और ग्लोबल जो डेवलपमेंट है उसको इंप्रूव करना
है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, दैट इज 17 गोल्स हैं। उसके बाद विच एसडीजी एम टू इंश्योर एक्सेस टू द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, तो एसडीजी 6 जो है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन सबके लिए उसको इंश्योर करता है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। इस सेशन में हमने डिटेल से डिजिटल सिटीजनशिप्स और उससे रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप जो है इस डिजिटल एरा के अंदर और जो इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। होपफुली सेशन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।